हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये रहेगी कि मैं जो भी लिख रहा हूँ आप भी नोट्स बनाते रहिएगा एंड लिखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला है कि बिल्डिंग होना चाहिए या फिर बिल्डिंग के साथ साथ लैंड भी होना चाहिए। बिल्डिंग एंड लैंड एपर्टिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर सिर्फ वैकेंट लैंड होगा तो ये क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी रेंट में दे रहे हैं तो ये क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। अगर हम फर्नीचर रेंट में दे रहे हैं क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। होर्डिंग्स रेंट पे दे रहे हैं क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। तो ये सब कहाँ टैक्सेबल होगा? या इधर पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर उसका धंधा है रेंट पे देना तो पीजीबीपी में, और अगर उसका धंधा नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? ओनरशिप। अगर वो बिल्डिंग का ओनर होगा तभी जाके हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। लैंड का ओनर हो या ना हो, लैंड का ओनर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज ओनरशिप बिल्डिंग का होना चाहिए, तभी जाके हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा सब लेटिंग का। अगर मैं कहीं पे रेंट दे के रह रहा हूँ एंड वो वही फ्लैट मैं किसी और को रेंट दे देता हूँ और मुझे जो इनकम होती है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा या और कोई हेड में टैक्सेबल होगा? क्या वो जो रेंट में दे रहा हूँ और सब लेटिंग कर रहा हूँ वो क्या फ्लैट मेरे नाम पे है, बिल्डिंग क्या मेरे नाम पे है, ओनरशिप क्या मेरे नाम पे है? नहीं। तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये बल्कि पीजीबीपी या फिर आईओएस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा कंडीशन। फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड इन बिजनेस और एंसिलरी टू बिजनेस। एंसिलरी टू बिजनेस का मतलब क्या है उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे राजस्थान में कोटा एक शहर है, वहाँ पे मोस्टली आईआईटी जेई का कोचिंग एक्टिविटीज़ होते हैं। आईआईटी जेई का कोचिंग प्रिपरेशन किया जाता है, कोचिंग प्रिपरेशन, ठीक है। तो उनका प्राइमरी इनकम क्या है? उनका प्राइमरी इनकम तो कहाँ से आता होगा? प्राइमरी इनकम तो उनका कोचिंग एक्टिविटी से आता होगा, कोचिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। पर इन्होंने देखा कि वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको हॉस्टल मिलना मुश्किल होता है, तो इन्होंने सोचा कि उन हॉस्टल बिजनेस भी शुरू कर दिया जाए, हॉस्टल बिजनेस। तो उनका क्या हो गया? हॉस्टल बिजनेस क्या हो गया? सेकेंडरी इनकम हो गया। तो हमें देखना है जो हॉस्टल से उनका इनकम आ रहा है वो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा या कोई अदर हेड में जाएगा। अगर ये हॉस्टल बिजनेस उनका रिलेटेड टू प्राइमरी इनकम है, तो ये इनका हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाके पीजीबीपी हेड में जाएगा, ठीक है। होप आप लोग को ये 3 कंडीशन समझ में आया होगा। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था कि बिल्डिंग होना चाहिए या फिर बिल्डिंग के साथ साथ लैंड भी होना चाहिए। खाली सिर्फ वैकेंट लैंड होगा तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर प्लांट एंड मशीनरी होगा तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। फर्नीचर एंड होर्डिंग्स होगा तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होकर पीजीबीपी या आईओएस में होगा। पीजीबी में कब होगा? जब उसका धंधा होगा। अगर आईओएस में कब होगा? जब उसका धंधा नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? वो बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। लैंड का ओनर हो या ना हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। और तीसरा केस क्या बोला था?
प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज़ नहीं होना चाहिए या फिर एंसिलरी टू बिजनेस नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में कोटा का दिया था, वहाँ पे प्राइमरी इनकम कोचिंग एक्टिविटीज़ है, पर वो लोग ने हॉस्टल बिजनेस शुरू किया जो कि उनका सेकेंडरी इनकम था एंड जो कि रिलेटेड टू प्राइमरी इनकम था। इसलिए जो हॉस्टल बिजनेस है वो लोग का पीजीबी में जाएगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। अब शुरू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। मोस्टली हाउस प्रॉपर्टी का क्या पर्पज़ है, क्या क्या पर्पज़ लिए हम लोग हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाउस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट कर सकते हैं, या फिर डीम लेट आउट हो सकता है, या फिर यूज इन द पर्पज़ ऑफ बिजनेस हो सकता है, पर्पज़ ऑफ बिजनेस। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा अप टू टू प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्प्ट होगा, और लेट आउट हमेशा टैक्सेबल होगा। डीम लेट आउट क्या होता है, अगर समझ लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, उनका 10 प्रॉपर्टी उनके पास, तो उसमें से वो लोग 10 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानते हुए चले हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानते हुए चले हैं। तो इनमें से इनका बस 2 प्रॉपर्टी ऐसा है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, बाकी जो 8 प्रॉपर्टी है उनको डीम लेट आउट मानना पड़ेगा, बाकी 8 प्रॉपर्टी डीम लेट आउट डीलॉप मानना पड़ेगा। तो आप लोग सोचेंगे ये तो गलत है, उनका तो कहीं पे वो लोग तो किसी को रेंट पे भी नहीं दिए, फिर इनको डीलॉप मान के टैक्सेबल करना, तो ये तो गलत है। तो इनका जुगाड़ क्या गया कि ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो अपने मम्मी के नाम पे कर सकते हैं, या फिर वाइफ के नाम पे कर सकते हैं, इनके नाम पे 2 प्रॉपर्टी कर दो, सन के नाम पे 2 प्रॉपर्टी कर दो, ठीक है। ऐसे कर करके प्रॉपर्टी कर देंगे दूसरों के नाम पे, तो इनका 2 प्रॉपर्टी करके सब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा एंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर ये चीज़ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी देखा होगा कि लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 27 लाया। सेक्शन 27 क्लबिंग प्रोविज़न से डील कर रहा है। नॉर्मली क्लबिंग प्रोविज़न्स होते हैं सेक्शन 64 में, पर ये जो क्लबिंग प्रोविज़न्स है ये अदर देन हाउस प्रॉपर्टी एसेट्स है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। और जो हाउस प्रॉपर्टी का क्लबिंग प्रोविज़न है सेक्शन 27 में दिया गया है। तो इसमें क्या बोला है, अगर कोई भी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करता है टू हिज वाइफ या फिर मदर एज अ गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो माना जाएगा कि जो भी वो प्रॉपर्टी से इनकम आएगा वो ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। तो इस केस में भी अगर वो अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कर देता है या फिर मम्मी के नाम पे कर देता है, तो तभी भी माना जाएगा एज पर सेक्शन 27 इसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर ये समझ लीजिए मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स के नाम पे ही टैक्सेबल होगा। फिर आप लोग बोलेंगे फिर तो ये तो वैसे ही हो गया कि टैक्सेबल तो हो ही रहा है, तो इसका क्या जुगाड़ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल क्या कर रहे हैं, वो जो भी वाइफ है उनके अकाउंट में बहुत सारी इनकम दिखाने लगे हैं जब ITR फाइल कर रहे हैं, या फिर वाइफ को वो अपने फर्म में पार्टनर बना दे रहे हैं, वाइफ को अपने फर्म में पार्टनर बना देते हैं एंड वाइफ के नाम पे
इनकम शो कर रहे हैं, वाइफ के नाम पे इनकम शो कर रहे हैं। तो अब क्या करेगी वाइफ अभी प्रॉपर्टी खुद के नाम पे ही परचेस कर लेगी। सो अगर वो खुद के नाम पे परचेस करेगी तो सेक्शन 27 वहाँ पे नहीं लगता। तो इस हिसाब से जब वाइफ अगर 2 प्रॉपर्टी अपने नाम पे परचेस की तो वो उसको दो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के जा सकती है। तो इस तरह 27 को डिफीट किया जा सकता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, तो ये हो गया डीम लेट आउट। पहला हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड अप टू 2 प्रॉपर्टीज एग्जाम रहता है। लेट आउट टैक्सेबल होता है। डीम लेट आउट अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, बाकी जितने प्रॉपर्टी होंगे डीम लेट आउट हो गए। और पर्पस ऑफ बिजनेस होगा वो तो पीजीबीपी डील करता है, इसमें डेप्रिसिएशन मिलता है एट द रेट 10%। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आएंगे कैलकुलेशन पार्ट पे। कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन होता है, हम लोग जीएवी निकालते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स पे कर देते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो पे करने के बाद हम लोग का एनएवी आ जाएगा। ठीक है, एनएवी आने के बाद हम लोग डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 24 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में क्या डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% का, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, रिपेयर वगैरह के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन का है उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये सब करने के बाद हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितना टैक्सेबल होगा। ये सब कैलकुलेशन हम लोग सबके लिए करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी करेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए भी करेंगे, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए भी करेंगे। ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल कितना होगा। ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन। अभी हम एक एक चीज़ देखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है, फिर डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या क्या डिडक्शन अलाउड है, क्या क्या नहीं है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन में कैसे कैसे प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट क्या होता है, बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है, सब देखेंगे। हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे GAV। कैसे कैलकुलेट करते हैं GAV। बेसिकली GAV कैलकुलेट होता है हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा वो GAV कहलाया जाएगा। तो सीखते हैं एक्चुअल रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करने के लिए हम पूरा 12 महीना का रेंट ले लेते हैं। अगर समझ लीजिए पर मंथ का रेंट है 1 लाख पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना होगा 12 लाख। उसमें से हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते हैं। अगर समझ लीजिए 12 महीना में से 2 महीना का रेंट वो बिना दिए ही चला गया टीनेट, तो 2 लाख का हम लोग का क्या हो गया 1 लाख इंटू 2 लाख का हम लोग का अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। अनरियलाइज्ड रेंट इक्वल्स टू 2 लाख। ये कैसे निकला 1 लाख इंटू 12 और ये हुआ 1 लाख इंटू 2। तो हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना हुआ फिर, एक्चुअल रेंट कितना महीना का है 10 महीना का आया। ये 12 मंथ का था, इसमें से 2 मंथ माइनस हो गया तो 12 मंथ 10 मंथ का हुआ। तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ हम लोग का 10 लाख। ये अनरियलाइज्ड रेंट जब माइनस होता है उसका कुछ कंडीशंस होता है, तो आइए वो कंडीशंस देखते हैं क्या क्या कंडीशन है जब हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं। तो ये रहे कंडीशंस। तो पहला कंडीशंस क्या है कि टेनेंट बोनाफाइड होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या है टेनेंट सही में प्रॉपर्टी को वैकेट कर दिया हो।
ये तो हो गया दूसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन क्या है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी। मतलब जो टेनेंट जो डिफॉल्ट कर दिया है वो कोई लैंडलॉर्ड का और कोई दूसरा प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा हो, ठीक है। फिर तीसरा हो गया। तो चौथा क्या है, जो लैंडलॉर्ड है वो जितना हो सके सब स्टेप्स ले लिया और वो लीगल प्रोसीडिंग्स भी कर दिया ताकि वो अपना अनपेड रेंट रिकवर कर सके। अगर ये चारों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्या क्या, टेनेंट बोनाफाइड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन टेनेंट सही में प्रॉपर्टी को वैकेट कर दिया हो, तीसरा कंडीशन क्या है, टेनेंट और कोई भी अदर ऑक्यूपेशन कोई अदर प्रॉपर्टी ऑफ द लैंडलॉर्ड में ऑक्यूपाइड नहीं है, चौथा कंडीशन क्या है, लैंडलॉर्ड जितना रीजनेबल स्टेप हो सकता था सब रीजनेबल स्टेप्स ले लिया है और इंस्टीट्यूट भी कर दिया लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तभी जाके हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं। तो आइए इसमें कैसे जीएवी कैलकुलेट करते हैं वापस सीखते हैं। तो जीएवी सबसे पहले हम लोग देखते हैं हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो हम 12 महीना का पूरा रेंट ले लेते हैं। हम लोग ले रहे हैं 1 लाख पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ, 1 लाख इंटू 12 लाख। तो उसमें से हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते हैं। हम मानते हुए चल रहे हैं कि 2 महीने का रेंट टेनेंट ने बिना दिए ही चले गए हैं। तो 1 लाख इंटू 2 कितना हुआ, 2 लाख। तो हम लोग का एक्चुअल रेंट 10 महीने का कितना निकला, 10 लाख, ठीक है। अभी हम सीखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट बेसिकली होता है हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है, ये एक वैल्यू है जो डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी। और फेयर रेंट क्या होता है, ये एक एरिया वाइज अभी मार्केट प्राइस में कितना रेंट चल रहा है उस हिसाब से रेंट निकलता है, तो फेयर रेंट इसको बोलते हैं। तो हायर ऑफ क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। समझ लीजिए म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, म्यूनिसिपल वैल्यू हम 10 लाख लेते हैं और फेयर रेंट ले रहे हैं 12 लाख। तो हायर कितना है, 12 लाख। तो ये जो है ये भी रेस्ट्रिक्टेड होगा, रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। फिर ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, डिस्प्यूट होता है लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट के बीच में, तो केस जाता है रेंट कंट्रोल बोर्ड में, इसको बोलते हैं रेंट कंट्रोल बोर्ड में। तो रेंट कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, वो एक रेंट डिसाइड करता है कितना होना चाहिए। तो समझ लीजिए रेंट कंट्रोल बोर्ड ने रेंट डिसाइड किया कि रेंट होना चाहिए 8 लाख। तो हम लोग का जो हायर आया था, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर, दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो हम लोग का हायर आया था, म्यूनिसिपल वैल्यू था 10 लाख, फेयर रेंट था 12 लाख। तो फेयर रेंट हम लोग का हायर आया था 12 लाख का और दिस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट हम लोग कितना मान करते हुए चले, 8 लाख। तो हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट होगा 8 लाख। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, पहले तो हम लोग देखेंगे हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट हुआ 8 लाख जो कि हायर है और हम लोग का एक्चुअल रेंट हुआ 10 लाख। तो हम लोग देखते हैं जीएबी कैलकुलेट करने के लिए क्या देखते हैं, जीएबी कैलकुलेट करने के लिए हायर ऑफ देखते हैं, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट है हम लोग का 10 लाख और एक्सपेक्टेड रेंट हुआ 8 लाख, ठीक है। तो हायर क्या है 10 लाख, तो हम लोग का जीएबी क्या होगा, जीएबी इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट। दूसरा केस भी ले लेते हैं, ये फर्स्ट केस है, दूसरा केस में हम एक्सपेक्टेड रेंट को 8 लाख ही मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जो चेंज होगा सिर्फ एक्चुअल रेंट पे। हम लोग एक्चुअल रेंट पहले तो हम लोग पूरा 12 मंथ्स का लेते हैं एक्चुअल रेंट। अभी हम लोग मान रहे हैं कि 75,000 पर मंथ है, तो 75,000 पर मंथ इंटू 12 कितना होगा, 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया हो गया। और हम मानते हुए चल रहे हैं कि टेनेंट ने 2 महीना का पैसा अभी भी नहीं दिया है, तो माइनस और सब कंडीशन, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है फॉर डिडक्टिंग द अनरियलाइज्ड रेंट। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना माइनस करेंगे, 75,000 इंटू 2 कितना होता है, 1,50,000। तो हम लोग एक्चुअल रेंट कितना आया 7,50,000।
तो अभी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट है 8 लाख और एक्चुअल रेंट कितना हुआ 7,50,000। तो इसमें से हायर क्या है, हायर इक्वल्स टू 8 लाख, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम लोग का जीएबी क्या होगा, इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट दैट इज 8 लाख। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने जितने भी केस लिए हैं सब कौन से केस थे, ये सब केसेस थे जहाँ पे वैकेंसी इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अब हम केस लेंगे जहाँ पे वैकेंसी इन्वॉल्व हुए हैं, हम लोग केसेस लेंगे वैकेंसी बोले। ठीक है, वैकेंसी वाले, वैकेंसी में एक लाइन लिखा रहा हूँ, आप भी वो लाइन लिखिए और मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल देते हुए वो आपको समझाते जाऊंगा। तो वो लाइन लिख दीजिए आप पहले, इफ एक्चुअल रेंट is less than expected rent, if actual rent is less than expected rent, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, only due to vacancy। अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, किस वजह से कम है, ओनली ड्यू टू वैकेंसी, तो तब क्या होगा, तब देन जो हमारा एक्चुअल रेंट है वही जीएवी कहलाएगा। हम इसको अभी एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल, हम एक्सपेक्टेड रेंट को वही 8 लाख लेते हुए चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेंट तो वैसे निकलेगा हायर ऑफ, बोलिए, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो हम मानते हुए चल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 8 लाख ही निकला। ठीक है, अब जो होगा एक्चुअल रेंट देखते हैं। एक्चुअल रेंट वही पहले तो 12 मंथ का निकलेगा और हम एक्चुअल रेंट लेते हुए चल रहे हैं 1 लाख पर मंथ, तो 1 लाख इंटू 12 लाख। और हम एग्जाम्पल में लेते हुए चल रहे हैं कि इन्होंने इस बार भी 2 मंथ्स का रेंट नहीं पे किया टेनेंट ने, तो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट 2 मंथ्स का माइनस करेंगे, कितना होगा 2 लाख। और इसमें हम लेके चल रहे हैं कि टेनेंट ने, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से 8 महीने का ही एग्रीमेंट किया है, 4 महीने प्रॉपर्टी वैकेंट है और वो 8 महीने में से ही 2 महीने का रेंट नहीं पे किया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैकेंट कितने महीने के थे, 4 महीने के, तो वैकेंसी 4 मंथ्स के। हमेशा याद रखिए पहले अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होगा, उसके बाद ही वैकेंसी माइनस होगा। ठीक है, तो हमने पहले लिया एक्चुअल रेंट 12 महीना का, उसमें से 2 महीना प्रॉपर्टी, 2 महीना टेनेंट ने बिना पैसा दिए चले गया और 4 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट था। तो 4 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट था मतलब कितना हुआ, 1 लाख इंटू 4, तो 4 लाख हुआ। तो हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना आएगा, एक्चुअल रेंट कितना हुआ 6 लाख। ठीक है, यहीं से एग्जाम्पल 2 भी देता हूँ, उसके बाद दोनों को कंपैरिजन करके मैं आपको समझाता हूँ, कंपैरिजन करके समझाऊंगा। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल 2 में भी हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही 8 लाख मानते हुए चल रहे हैं और हम लोग 12 मंथ्स का एक्चुअल रेंट लेके चल रहे हैं 75,000 पर मंथ, जो कि होता है 9 लाख। उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट था वो 2 महीना का, 75,000 इंटू 1,50,000, उसमें से वैकेंट था 4 महीना का, माइनस वैकेंसी कितना हुआ 4 महीना, 75,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 3 लाख। तो इसमें हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना हुआ, एक्चुअल रेंट हुआ 4,50,000। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो मैंने कहा था इफ, ये लाइन क्या था, लाइन इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, इसके वजह से ओनली ड्यू टू वैकेंसी, देन एक्चुअल रेंट इक्वल्स टू जीएवी। चलिए समझते हैं। हम लोग का नॉर्मली फॉर्मूला क्या था जीएवी का, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, फर्स्ट एग्जांपल में एक्सपेक्टेड रेंट है 8 लाख और एक्चुअल रेंट कितना है 6 लाख। तो देखा जाए
तो जीएबी हम लोग का क्या होना चाहिए, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट 8 लाख है तो एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए। पर ये क्या एक्चुअल रेंट जो लो हुआ है, जो एक्चुअल रेंट हम लोग का जो लेस आया है 6 लाख, वो क्या वैकेंसी की वजह से आया है या नहीं, देखते हैं। अगर वैकेंसी नहीं होता तो हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना होता, एक्चुअल रेंट होता 12 माइनस 2 10 लाख, और हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट कितना था 8 लाख। तो हमने देखा कि ओनली ड्यू टू वैकेंसी ही हम लोग का एक्चुअल रेंट कम आया है एक्सपेक्टेड रेंट को। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना था, एक्चुअल रेंट हम लोग का एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट था, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट था 8 लाख और एक्चुअल रेंट था 6 लाख। तो एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ओनली ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से ही तो लेस हुआ ना। अगर वैकेंसी नहीं होता तो हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना होता, 10 लाख होता। तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल रेंट इक्वल्स टू जेबी होगा। तो हम लोग का एक्चुअल रेंट जो होगा, जो हम लोग का जेबी जो होगा वो एक्चुअल रेंट ही होगा। तो हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना है 6 लाख। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग का क्या फॉर्मूला क्या है जेबी का, जेबी का फॉर्मूला है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। ठीक है, हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 8 लाख और एक्चुअल रेंट आया है 16,50,000। ठीक है, तो हम लोग का क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट क्योंकि हायर है। पर हम देखेंगे क्या ये हायर है ओनली ड्यू टू वैकेंसी या फिर अदर रीजंस की वजह से। तो हम लोग पहले देख लेते हैं एक्चुअल रेंट में अगर वैकेंसी को हटा दिया जाए तो हम लोग का कितना आ रहा है। वैकेंसी को हटाने के बाद हम लोग का एक्चुअल रेंट आ रहा है 9 लाख माइनस 1,50,000, तो 7,50,000 आ रहा है। तो 7,50,000 क्या 8 लाख से ज़्यादा है, नहीं। 8 लाख क्या है हमारा एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट है। तो हमने देखा कि अगर वैकेंसी को हम लोग लेते भी नहीं है फिर भी एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में हम लोग एक्चुअल जेबी को क्या मानेंगे, जेबी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 8 लाख ही होगा। अगर हम वैकेंसी को हटा भी देते हैं, वैकेंसी को हटाने के बाद हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है 9 लाख माइनस 1,50,000 7,50,000, जो जबकि एक्सपेक्टेड रेंट है 8 लाख। तो हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए अगर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ओनली ड्यू टू वैकेंसी, हम लोग तो वैकेंसी को हटा दिए फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल रेंट लेस हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हम लोग का एक्चुअल जो जेबी है वो एक्चुअल रेंट नहीं होकर एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो जेबी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट दैट इज इक्वल्स टू 8 लाख। तो ये था जेबी कैलकुलेट करने का मेथड। होप आप लोग को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स हमने पढ़ा था, हम लोग पहले जेबी निकालते हैं, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं, उससे हम लोग को क्या मिलता है एनपी। तो हम पढ़ने वाले म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स हम कब डिडक्ट करेंगे, इसमें 4 कंडीशंस सेटिस्फाइड करना पड़ता है। फर्स्ट, म्यूनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड बाय ओनर, मस्ट बी पेड बाय ओनर, ये पहला कंडीशन है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड। ये एक्चुअल बेसिस पर अलाउड नहीं होता म्यूनिसिपल टैक्स, ये होता है पेमेंट बेसिस पर अलाउड होता है। तो जब एक्चुअली में पेमेंट होगा तभी जाके हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन देंगे। तो पहला कंडीशन है पेड बाय ओनर होना चाहिए और दूसरा कंडीशन शुड बी ऑन पेमेंट बेसिस होना चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स ना देके वो कुछ भी नाम दे देगा, जैसे वाटर टैक्स दे देगा, सीवेज टैक्स दे देगा, तो हम इसको म्यूनिसिपल टैक्स मानते हुए ही डिडक्ट कर देंगे। अगर समझ लीजिए हम प्रीवियस ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किए थे, उस वजह से हमारा इंटरेस्ट अराइज हुआ, तो जो हम लोग का इंटरेस्ट अराइज हुआ और म्यूनिसिपल टैक्स लेट पेड किए थे, इंटरेस्ट ऑन म्यूनिसिपल टैक्स लेट पेड, तो उसका भी क्या हमें डिडक्शन मिलेगा, इसका हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्स में हमें ये चीज 4 चीज हम लोग को याद रखना है। तो क्या क्या 4 चीज़ है, पहला चीज़ है कि इट शुड बी पेड बाय ओनर। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है इट शुड नॉट बी ऑन एक्चुअल बेसिस बट ऑन पेमेंट बेसिस। तीसरा कंडीशन क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स ना देके वो बोल सकता है वाटर टैक्स है या फिर सीवेज टैक्स है वगैरह वगैरह बोल सकता है, तो उसमें भी हम म्यूनिसिपल टैक्स मानते हुए उसको डिडक्ट कर देंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर का कुछ म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किए थे एंड उस वजह से कुछ इंटरेस्ट अराइज हुआ, तो हम जो इंटरेस्ट का क्या डिडक्शन देंगे,
हम इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं देंगे। तो हम लोग का हो गया जेबी हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, उसमें से एनएबी निकला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, अराइज होता है, कैन एनएबी बी नेगेटिव? आप लोग बोलिए, क्या एनएबी नेगेटिव हो सकता है? एक जन बोल सकता है कि हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है ऐसे? अगर जेबी कम है, जेबी समझ लीजिए 10 रुपया है और म्यूनिसिपल टैक्स 12 रुपया है, तो एनएबी हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। पर क्या ये रियली पॉसिबल है कि म्यूनिसिपल टैक्स अगर करंट ईयर का जेबी से ज़्यादा होगा? पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग का कौन सा केस में हम लोग का एनएबी माइनस हो सकता है? तो जेबी हम लोग तो ये ईयर का निकालेंगे, जेबी कितना होगा समझ लीजिए, जेबी हो गया हम लोग का 12 लाख। और जो म्यूनिसिपल टैक्स जो हम लोग माइनस करते हैं वो हम लोग प्रीवियस ईयर्स का माइनस नहीं किए थे। प्रीवियस ईयर्स हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किए थे, तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के म्यूनिसिपल टैक्स थे हम लोग इस साल पे कर रहे हैं, तो उस वजह से म्यूनिसिपल टैक्स टुगेदरनेस वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो गया। तो उस इसलिए म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग बड़ा अमाउंट माइनस कर रहे हैं, समझ लीजिए 13 लाख। तो तभी जाके अगर हम लोग प्रीवियसली म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किए, इस साल पूरा प्रीवियस ईयर्स का हम इस साल पे कर रहे हैं, तभी जाके एनएबी हम लोग का नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, माइनस वाले। तो हाँ, इसका क्वेश्चन था कैन एनएबी भी नेगेटिव? यस, इट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। पर कंडीशंस नहीं बोलेंगे, कब हो सकता है? जब हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स प्रीवियस ईयर्स के हम लोग पे नहीं किए थे और पूरे प्रीवियस ईयर्स का हम इस साल पे कर रहे हैं, तब जाके एनएबी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग का क्या क्या निकल गया? जीएबी निकल गया, फिर माइनस कर दिया म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, फिर एनएबी निकल गया। ठीक है, फिर एनएबी के बाद क्या था? माइनस करना था स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग कितना माइनस करते हैं? एट द रेट 30%। तो आइए हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलता है? एट द रेट 30% इन सेक्शन 24A। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी एक्सपेंसेस है वो अलग अलग नहीं देख के वो पूरा ओवरऑल 30% का डिडक्शन दे दिए हैं। तो इसमें हमें क्या चीज़ याद रखना है, मैं जो लिख रहा हूँ एक बार लिख लीजिए, नो डिडक्शन shall be provided in respect of actual expenses। जैसे कि रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, चौथा क्या है? एनी अदर एक्सपेंसेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरा ओवरऑल 30% का डिडक्शन दे दिया है पूरा, और बाकी और कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। तो ये होलसम एक डिडक्शन दे देता है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और बाकी कुछ डिडक्शन का कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी अदर एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? जेबी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलते हैं, उसके क्या क्या कंडीशंस थे, जैसे कि ऑन पेमेंट बेसिस होना चाहिए और मस्ट बी पेड बाय ओनर होना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है एनएबी, एनएबी के बाद हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाते हैं एट द रेट 30% के। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, अगर हम लोन लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन के लिए, और हम उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं, किस पे? लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है।
एक तो होता है री एक्विजिशन और री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और एक होता है करेंट ईयर इंटरेस्ट। कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले तक का जो भी हम इंटरेस्ट अमाउंट पे करते हैं उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद जो हम इंटरेस्ट का अमाउंट पे करते हैं उसको बोलते हैं करेंट ईयर इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का हमें डिडक्शन मिलता है 1/5 ऑफ डिडक्शन मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। और करेंट ईयर इंटरेस्ट का ये फुली अलाउड एज डिडक्शन है, फुली अलाउड एज डिडक्शन। चलिए इसका एग्जाम्पल से हम समझने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए, लोन हमने लिया है, लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2020 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कब? कंस्ट्रक्शन completed on 30th June 2022, ठीक है। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा? कितना होगा? आप बोलेंगे 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 20 से टू 30th जून 22, पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कितना माना गया है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को माना गया है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022। ये जो 3 मंथ का रह गया है, अप्रैल मई जून, उसको प्री कंस्ट्रक्शन नहीं मान के इसको माना गया है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना गया है। तो समझ लीजिए, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा प्री कंस्ट्रक्शन बोला 2 साल का, 2 साल माने 2020, 21 एंड 21, 22 का इंटरेस्ट 50 लाख है, तो 50 लाख है, तो इसको हम लोग का क्या था, 1/5 ऑफ डिडक्शन मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो इसका 1/5 कितना होगा? 50 डिवाइड बाय 5 लाख, 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10, तो 10 लाख का डिडक्शन मिलेगा ओवर 5 years। तो हमें फाइनेंशियल ईयर 22, 23 में कितना डिडक्शन मिलेगा? एक तो प्री कंस्ट्रक्शन वाला का डिडक्शन मिलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन का 10 लाख का, और एक 22, 23 में जितना भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाला क्या चीज था कि जो 31 मार्च 2022 के बाद जो 3 महीने का पीरियड था, जो अप्रैल मई जून 2022 का, वो हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं मान के उसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मानना है। तो हम लोग का जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, अगर उसको समझ लीजिए वो 50 लाख था, तो 50 लाख को हम लोग 5 साल में डिवाइड कर देंगे तो 10 लाख आया, तो 10 लाख हम लोग का 22, 23 में उसका डिडक्शन मिलेगा 10 लाख का। और करेंट पीरियड इंटरेस्ट में, करेंट 2022, 23 में जितना भी करेंट पीरियड हम लोग इंटरेस्ट पे किए हैं उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये था हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम सीखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मोस्टली इंटरेस्ट का डिडक्शन जो होता है वो 30,000 मिलता है या फिर 2 लाख मिलता है। 2 लाख मिलने के बहुत सारे कंडीशंस है, आइए एक एक कंडीशंस जानने का ट्राई करते हैं। कौन कौन से केस में हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन 2 लाख मिलता है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। याद रखिए, हम सिर्फ यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, टीम लेटर प्रॉपर्टी या फिर लेटर प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका हम बाद में बात करेंगे। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का डिडक्शन कब मिलता है, वो कौन कौन से केसेस में मिलता है वो जानने का ट्राई करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख का डिडक्शन
कब मिलता है। पहला केस, अगर लोन लिया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तब जाके हमें 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1499। अगर लोन लिया गया है ऑन और आफ्टर 1499 तब जाके हमें 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। और ये सब कंडीशंस, ऑल कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, ना कि कोई एक कंडीशन। सब कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके हमें 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंस्ट्रक्शन जो है शुड बी कंप्लीटेड, दैट इज हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन कितना ईयर, 5 साल तक, विद इन 5 years फ्रॉम द end of previous year in which loan is taken। इसका क्या मतलब हुआ, जब से हम लोन लिए हैं वो पीरियड के एंड तक हम चल जाएंगे। वो पीरियड के एंड से लेके 5 साल तक हमें हाउस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर जब तक 5 साल के अंदर तक अगर हाउस कंप्लीट हो जाता है तो हमें 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। पर अगर जब से लोन लिए हैं वहां के एंड से आके 6 साल लग जाता है हाउस कंप्लीट होने में, तो हमें 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। द हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज टेकन। और फोर्थ क्या कंडीशन है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाते हैं तभी जाके हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। क्या क्या 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, लोन शुड बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा कंडीशन क्या है, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1499। और तीसरा कंडीशन क्या है, हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। कब से 5 years, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस इन विच लोन इज टेकन। और फोर्थ कंडीशन क्या है, सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। तो ये सब केस में 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 30,000 का डिडक्शन कब मिलेगा, 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, समझ लीजिए लोन लिया गया है कब, लोन लिया गया है बिफोर 1499, या फिर लोन है, लोन किसके लिए लिया गया, पर्पस क्या है लोन का, लोन टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल, ये सब के लिए लोन लिया गया है। वो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सब कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए लोन लिया नहीं गया है, बल्कि रिपेयर रिन्यूअल के लिए लोन लिया गया है। तो ये सब केसेस में हम लोग को 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। पर अगर हम बात करें लेट आउट प्रॉपर्टी का, लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें हमें पूरा डिडक्शन मिल जाता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन, पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। इसमें ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 30,000 या 2 लाख का, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों में, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एसओपी। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमें कुछ कुछ कंडीशन याद रखना है। इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस का जो अमाउंट पे होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट जो पे होता है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। म्यूनिसिपल टैक्सेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। और इसमें इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड नहीं होता, डिडक्शन ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमारा क्या होता था, जीएवी, इसमें तो कुछ रेंट नहीं होता तो जीएवी इसमें नील होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसमें तो हम लोग कुछ रेंट नहीं मिला, जीएवी नील होगा। ठीक है, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होता, ये भी नील होगा, तो एनए भी हम लोग का नील आएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड नहीं होता, ये भी नील होगा। सिर्फ क्या अलाउड होता है, सिर्फ अलाउड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 30,000 हो सकता है या फिर 2 लाख हो सकता है। अगर समझ लीजिए 2 लाख है
तो हमारा लॉस आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आ जाएगा 2 लाख का। तो बस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बाकी डीम लेटर प्रॉपर्टी पे तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेटर प्रॉपर्टी न्यू लेटर प्रॉपर्टी में जीवी कैलकुलेट करेंगे, उसका अमाउंट रहेगा, फिर म्यूनिसिपल टैक्स जो पे हुआ है वो अमाउंट रहेगा, फिर एनएवी आएगा, फिर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, फिर उस इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे जितना इंटरेस्ट पे किया उतना डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B का, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरिया वाइज पार्टली लेआउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर समझ लीजिए हमारा 2 फ्लोर है, एक फ्लोर हम खुद रहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा फ्लोर है हम लोग रेंट पे दे रखे हैं। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग को देखना, इसमें हम लोग को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि 2 अलग अलग प्रॉपर्टी है, एक तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो वही चीज लिखना है, अगर 2 फ्लोर है, अगर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा लेट आउट है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ट्रीट सच प्रॉपर्टी एज इफ देयर आर 2 सेपरेट प्रॉपर्टी, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, वन प्रॉपर्टी लेट आउट है एंड अदर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करके हमें कैलकुलेट करना है। पर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होगा, क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया होगा, फेयर रेंट दे दिया होगा, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया होगा, म्यूनिसिपल टैक्स दे दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया होगा। तो ये सब जो होता है ये तो पूरा प्रॉपर्टी का होता है, ना कि सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड का होता है या फिर ना कि सिर्फ लेट आउट का होता है। तो इसको जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा एक्सपेक्टेड रेंट, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस, उसको हम लोग को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड देम बिटवीन सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेटर प्रॉपर्टी ऑन एरिया बेसिस। हम लोग को एरिया बेसिस में उसको डिवाइड कर देना है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट दे दिया होगा, एक्चुअल रेंट तो सिर्फ लेटर प्रॉपर्टी का ही होता है, उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, उसको जितना एक्चुअल रेंट दिया होगा वही लेटर प्रॉपर्टी का हम लोग को एक्चुअल रेंट मानते हुए चलना है। बाकी कुछ भी दिया होगा एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह, उसको हम लोग को डिवाइड करना है बिटवीन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड लेटर प्रॉपर्टी ऑन एरिया बेसिस। तो ये हुआ एरिया बेसिस पे पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। वैसे ही आएगा पीरियड वाइज। पीरियड वाइज में क्या होता है कि समझ लीजिए एक ही प्रॉपर्टी है, 8 महीना हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर 10 महीना हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसे रहे और बाकी 2 महीना लेट आउट कर दिया। तो इस केस में माना जाएगा कि पूरा 12 का 12 महीना ही लेट आउट प्रॉपर्टी था। तो अगर पीरियड वाइज होता है पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सच अ प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज इफ इट हैज बीन लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। माना जाएगा कि थ्रू आउट द ईयर ही लेट आउट हुआ। जैसे एग्जांपल सेल्फ ऑक्यूपाइड 7 मंथ के लिए यूज किए थे और लेट आउट किए थे 5 मंथ के, तो ट्रीटेड एज फुली लेट आउट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया पीरियड वाइज, वो था एरिया वाइज, ये था पीरियड वाइज। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप के बारे में कुछ चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जैसे कि अगर कोई ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है मिस्टर एक्स, वो अपने हाउस प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अपने स्पाउस को देता है, तो यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 27 अटैच हो जाता है। तो माना जाएगा कि यहाँ पे डीम्ड ओनर मिस्टर एक्स ही है और जो भी रेंटल इनकम आएगी वो ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दैट इज मिस्टर एक्स के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स इज कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी को मिस्टर एक्स अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है टू मैरिड माइनर डॉटर, तो उस केस में मिस्टर एक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। या फिर मिस्टर एक्स अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, वो लोग डिवोर्स होने वाला है उनका और उनका एग्रीमेंट हो गया है, उस केस में अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो डीम्ड ओनर मिस्टर एक्स नहीं माने जाएंगे। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस हो गया होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। अगर प्रॉपर्टी एक उसके पापा के पास, एक प्रॉपर्टी है उसके पापा के पास, उसके पापा का डेथ हो जाता है और उसके पापा के 3 बच्चे हैं, तो उनके डेथ होते ही पूरा प्रॉपर्टी 3 बच्चे के पास आ जाते हैं, तो ये 3 बच्चे वो प्रॉपर्टी के अब डीम्ड ओनर माने जाएंगे, तो इसको बोलते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। फिर पोजीशन विदाउट रजिस्ट्री। मैंने कुछ प्रॉपर्टी परचेस की
और उसका मुझे पोजीशन भी मिल गया और मैंने जो भी फॉर्मेलिटीज होते हैं वो सब पूरे हो गए। बस एक ही चीज़ रह गया था, जो कि क्या क्या रह गया कि मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो सिर्फ रजिस्ट्री नहीं हुई, उस कारण की वजह से मैं ओनर नहीं कहलाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर रजिस्ट्री नहीं भी हुई है तभी भी अगर मुझे पोजीशन मिल जा रहा है प्रॉपर्टी का, तभी भी मैं डीम्ड ओनर कहलाऊंगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अगर मैं कोई भी एग्रीमेंट करता हूँ लीज का, और वो जो लीज एग्रीमेंट कर रहा हूँ वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ईयर्स है, तो अगर मैं लीज एग्रीमेंट कर रहा हूँ फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ईयर्स, तभी भी मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। और पांचवा केस है, अगर मैं कोई भी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हूँ, तभी भी मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। तो ये 5 केस में हम डीम्ड ओनर माने जाते हैं। कौन कौन से केस है? 5 केस। पहला केस है, अगर ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर देता हाउस प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज स्पाउस। और एक्सेप्शन क्या है? विथ एन अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है या फिर ट्रांसफर कर रहे माइनर मैरिड डॉटर को। फिर दूसरा क्या है? होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। अगर उसके पापा का डेथ हो जाता है, वो प्रॉपर्टी उनके बच्चे के नाम पे हो जाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो डीम्ड ओनर माने जाते हैं। फिर तीसरा केस क्या है? पोजीशन विदाउट रजिस्ट्री। सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे हो गए, पोजीशन भी आ गया, बस रजिस्ट्री नहीं हुआ, तो उस वजह से हमारा ओनरशिप उस वजह से सिर्फ खाली रजिस्ट्री नहीं हो, उस वजह से सिर्फ माना नहीं जाएगा कि हमारा ओनरशिप नहीं है। रजिस्ट्री बाद में भी हो सकता है, पर पोजीशन अगर आ गया तो हम माने जाएंगे कि हम डीम्ड ओनर है। अगर हम लोग लीज एग्रीमेंट करते हैं फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ईयर्स, तभी भी हम डीम्ड ओनर से माने जाएंगे। और अगर हम लोग कोई मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या एओपी है, तभी भी हम डीम्ड ओनर माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 में आता है डीम्ड ओनरशिप। ठीक है, अभी आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, को ओनरशिप। ये इजी कॉन्सेप्ट है। को ओनरशिप में क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है सम एज्यूमिंग दैट एक ही ओनर है। इग्नोरिंग, पहले तो को ओनरशिप को इग्नोर कर देना। सॉल्व करना है सम जैसे कि एक ही ओनर है, और जब हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट हो चुका रहेगा, उसको हम लोग को डिवाइड कर देना है अमंग द को ओनर। कैसे डिवाइड करेंगे? इन ओनरशिप रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वापिस से बोल दे रहा हूँ, को ओनरशिप का अगर सम आता है तो हमें सॉल्व करना है जैसे कि एक ही ओनर है, और जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम सॉल्व कर दिए हैं तो उसको हमें डिवाइड कर देना है अमंग को ओनर। कैसे डिवाइड करेंगे? इन ओनरशिप रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस में इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बोला था कि मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, और हमें मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक प्रॉपर्टी जो है, हर एक प्रॉपर्टी से 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा या फिर टोटल, या फिर ओवरऑल, या फिर टोटल मिला के 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा? इसका आंसर है टोटल ओवरऑल मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का मिलेगा, ना कि हर एक प्रॉपर्टी का। मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, लाख का डिडक्शन मिलेगा, ना कि हर एक प्रॉपर्टी का। ऐसा नहीं है कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख का डिडक्शन मिलेगा, नहीं। 2 सेल्फ प्रॉपर्टी होने और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमें मैक्सिमम 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर एक प्रॉपर्टी है उसमें बहुत सारे को ओनर्स हैं, तो हर एक को ओनर्स को 2-2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, या ओवरऑल सब को ओनर को मिला के 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा? इसका आंसर है हर एक को ओनर, जितने प्रॉपर्टी में जितने को ओनर है, अगर 4 को ओनर है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो चारों को ओनर को 2-2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, इसमें अगर हमारे पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उसका को ओनर एक ही है, तो उसको मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड का मैक्सिमम
2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, ना कि 2-2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। पर अगर एक ही प्रॉपर्टी है जहाँ पे बहुत सारे को-ओनर्स है तो हर एक को-ओनर को 2-2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो ये बताना भूल गया था, तो अब ये हो गया। ठीक है, तो हमारा क्लबिंग हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, डीम्ड लेट आउट हो गया, एरिया वाइज हो गया, पीरियड वाइज हो गया और ओनरशिप हो गया। अभी बस खत्म होने वाला है, 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए हैं। अभी हम सीखेंगे एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, पहले तो सीखेंगे एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट क्या होता है। अगर समझ लीजिए पहला 2 साल, पहला फर्स्ट 2 years tenant was paying to the landlord 30,000 per month, per month। पर थर्ड ईयर में लैंडलॉर्ड बोला कि तुम जो मेरे को 30,000 दे रहे थे वो एक्चुअली 40,000 होना चाहिए था, तो मैं तुमसे रिकवर करना चाहता हूँ। जो 10K तुम कम दे रहे थे पिछले 2 साल से, वो 10K कर करके वो 2 साल जो तुम कम दिए हो उसका मैं रिकवर करना चाहता हूँ। तो इसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट। और कौन से केस में आ सकते हैं एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट? अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसके बीच में, बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एंड कोर्ट ने बोला कि रेंट जो टेनेंट दे रहा था वो कम था, बल्कि 30,000 नहीं होके 40,000 होना चाहिए था। तो अभी टेनेंट को 40,000 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इस साल तो पे करेगा 40,000 और प्रीवियस 2 years के भी जो वो कम पे किए थे उसका भी 10,000 वो एक्स्ट्रा पे करेगा। तो इस केस में जो एरियर्स ऑफ रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा, जो एरियर्स ऑफ रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ financial year in which such rent is received। in the head will come from house property। तो जो एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव किया लैंडलॉर्ड वो टैक्सेबल हो जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर में जिस साल वो रेंट रिसीव किया। और कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और जो वो एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव किया उसमें उसको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस केस में कैसा होगा? एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट माइनस 30% डिडक्शन अलाउड। ठीक है, ये हो गया एरियर्स ऑफ रेंट रिसिप्ट। अभी हम सीखेंगे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। इसका हम लोग पीजीबीपी से थोड़ा लिंक करते हैं। पीजीबीपी में अगर समझ लीजिए मैंने बैड डेट दिखाया था 5 लाख का, पर असेसिंग ऑफिसर जो थे वो बोले कि 2 लाख का बैड डेट डिसअलाउड कर दिया वो बदमाश। तो हमने बैड डेट का डिडक्शन दिखाया 3 लाख का। पर क्या हुआ? इन सब्सिक्वेंट ईयर क्या हुआ? 5 लाख रिकवर हो गया बैड डेट का। तो क्या 5 लाख में पूरा इनकम दिखाऊंगा? 5 लाख क्या मैं पूरा बैड डेट रिकवरी का इनकम दिखाऊंगा? का इनकम दिखाऊंगा? नहीं, मैं दिखाऊंगा 5 लाख माइनस जितना डिसअलाउड कर दिया था असेसिंग ऑफिसर 2 लाख, तो 3 लाख का इनकम दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी। जितना भी अनरियलाइज्ड रेंट हम लोग को रिकवर हुआ, क्योंकि हम पूरा जितना भी अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो उतना पूरा दिखा देंगे? नहीं, उतना नहीं देंगे। अनरियलाइज्ड रेंट अगर रिकवर हो 5 लाख और असेसिंग ऑफिसर प्रीवियसली कुछ डिसअलाउड कर दिया था तो होगा अनरियलाइज्ड रेंट 5 लाख माइनस डिसअलाउड अर्लियर। डिसअलाउड अगर कुछ कर लिया होगा जैसे 2 लाख, तो उसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख हम लोग का टैक्सेबल होगा और इसमें भी हमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है,
ये हो गया रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है जो है क्या बोलता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ये कैसे डील करता है बिल्डर से, जिनका काम है प्रॉपर्टी परचेस करना एंड सेल करना या फिर प्रॉपर्टी को रेंट पे देना। तो बिल्डर ने क्या किया, एक बिल्डिंग तो बना लिया पर ना ही वो प्रॉपर्टी को सेल किया और ना ही प्रॉपर्टी को लेट आउट किया। ठीक है, तो माना जाएगा कि उसका एनुअल वैल्यू जो है वो नील है। मतलब समझाता हूँ आपको, नील है क्योंकि बिल्डर ने ना ही प्रॉपर्टी को सेल किया ना ही प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया, तो उसका एनुअल वैल्यू नील माना जाएगा। कब तक नील माना जाएगा? फॉर 2 years फ्रॉम द end of the financial year in which certificate of completion is obtained from competent authority। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बिल्डर, जिसका काम है कि प्रॉपर्टी परचेस करना, सेल करना और या फिर किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना, अगर वो दोनों ही नहीं कर पा रहा है, ना ही प्रॉपर्टी सेल कर पा रहा है ना ही प्रॉपर्टी को लेट आउट कर पा रहा है, तो उसका एनुअल वैल्यू जो होगा प्रॉपर्टी का उसको नील माना जाएगा। कब तक नील माना जाएगा? फॉर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज ऑब्टेन्ड। जब से सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन ऑब्टेन किया है वहां से एंड ऑफ द पीरियड तक आ जाएंगे, वहां से 2 years तक एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जब से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला वहां से एंड आ जाएंगे प्लस 2 years तक उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे और उसका एनुअल वैल्यू जो ये भी होगा वो नील होता है, तो एग्जेम्प्ट हो गया। तो जैसे ही 2 साल खत्म हो जाता है उसको माना जाएगा डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। हम लोग मान लिया जाएंगे डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है और वो जाके वो क्या होगा, वो जाके वो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक बिल्डर के लिए केस में है जिसके लिए बिल्डिंग खरीदना सेल करना उसके लिए एक स्टॉक इन ट्रेड है, तो इसके लिए बोला गया ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। फिर से बोलता हूँ, बिल्डर के लिए प्रॉपर्टी परचेस करना, सेल करना और या फिर लेट आउट रेंट पे चढ़ाना उसके लिए नॉर्मल काम है, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो उसका एनुअल वैल्यू 2 साल तक, जब कब से 2 साल तक, जब से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑब्टेन नहीं कर देता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, वहां से एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आ जाना है, वहां से 2 साल तक उसका हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए उसका जे भी हम लोग नील मानेंगे। तो उसका जो जे भी नील है तो एग्जेम्प्ट हो गया। जैसे ही 2 साल खत्म हुए उसको हम लोग डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, तो वहां से उसका टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा। वो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको डायरेक्ट टैक्स के और कोई चैप्टर्स थोड़ा मुश्किल होते होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।